बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बेसिकली ओ लेवल अकाउंटिंग से उसका जो ताल्लुक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेट करता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पता है कि आपके ओ लेवल अकाउंटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इसी किस्म की जो चीज़ें जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच है, उससे रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम्स के अंदर अक्सर आती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है और इसको हम किस तरीके से बनाते हैं और ये किस तरीके से डिफ़र करता है जो अभी तक हम पढ़ कर आए हैं। नॉर्मली जब आप ने आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपको पता है कि उससे जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोड्यूस की और आपने बनाया, उसका ताल्लुक क्या था कि आपने बुक कीपिंग करी और बुक कीपिंग जर्नल एंट्रीज वगैरह आपने पढ़ी, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपने बनाई और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस वगैरह आपने करी। तो अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा वो ट्रेडिंग अकाउंट्स से रिलेटेड था। और ट्रेडिंग अकाउंट्स के बाद में जब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी बनाती हैं। तो ये फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कर ली, बुक कीपिंग आपने कर ली। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं, इससे जितनी भी इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आती है, वो हिस्टोरिकल होती है। हिस्टोरिकल इसलिए होती है कि वट एवर हैपन, से फॉर एग्जांपल आप 2021 के अगर अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो ये बताएंगे कि 2021 के अंदर जो है एक्चुअली क्या हुआ और क्या क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैलेंस शीट में क्या आइटम्स जा रहे हैं। तो ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट हैं कि जो हैपनिंग्स हो गई हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं। और इसके जो नॉर्मली यूज़र्स होते हैं, लाइक इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। अगर आपको बैंक से फाइनेंसिंग चाहिए तो उसके लिए फिर आप बैंक को प्रोड्यूस करते हैं। आपके इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपको बिज़नेस बेचना है या मज़ीद पैसा बिज़नेस में चाहिए, तो उसके लिए फिर ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है कि डे टू डे अफेयर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है और मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन किस शेप के अंदर चाहिए और मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है बिज़नेस से मुताल्लिक, तो उस किस्म की जितनी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है, उसको फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है। और उसी की एक जो उसी के अंदर एक चीज़ शामिल है जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो तमाम की तमाम क्या करती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं कि एक्चुअली किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के अंदर क्या लागत क्या आई है आपकी। और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आपकी अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप किसी कंपनी के अंदर बना रहे हैं, तो उसमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी प्रोडक्ट जो है आपकी लॉस मैकिंग है। तो डिफरेंट किस्म की डिसीजन मेकिंग होती है जो बिज़नेस में होती है। उसके लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक्चुअली बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके ये कोर्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स बिगिन। हम इसमें ये समझते हैं सबसे पहले कि अभी तक जो हम पढ़कर आए उसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। एक पिक्चर है बड़ी अच्छी, इससे समझने की कोशिश करते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को। तो अगर हम देखें तो क्या होता है कि ट्रेडिंग अगर कोई कंपनी है तो वो क्या करती है, जितनी भी गुड्स एक्वायर्ड करती है जो उसको चाहिए, ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन में क्या है कि हमने माल खरीदा बेचने के लिए, वो जो माल हमने खरीदा बेचने के लिए वो दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगा। उसमें से एक तो ये होगा, ये बच जाएगा, जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। और कॉस्ट एक्सपायर्ड माने जो माल बिक गया वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चेंज हो जाएगा। आपने जो माल बेचा, जितने में बेचा वो सेल्स रेवेन्यू और उसकी कॉस्ट में से निकाल के आप ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ फिक्स एसेट्स होंगे। जो आपके फिक्स एसेट्स होंगे वो दो हिस्सों के अंदर साल के एंड में डिवाइड हो जाएंगे। उसमें से कुछ वो होगा जिनका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जो उनकी कॉस्ट
का बेनिफिट्स आप ले चुकेंगे, तो जब आप कॉस्ट का बेनिफिट्स ले चुकेंगे तो उसे डेप्रिसिएशन कह देंगे, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और जो कॉस्ट अभी इस्तेमाल डेप्रिशिएट नहीं हुई है, वो फिर फिक्स एसेट्स बनकर बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगी, और जो कॉस्ट एक्सपायर्ड हो गई है डेप्रिसिएशन की सूरत में, उसे आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद है इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप इसको ले आएंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास, इनकम स्टेटमेंट में आएगा तो अदर एक्सपेंसेस की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद कुछ अदर सर्विसेज एक्वायर्ड हैं, जो प्रीपेड एक्सपेंस होंगे, यूटिलिटी की बिल की पे आपने पेमेंट कर दी, और इसी किस्म के दूसरे एक्सपेंसेस हैं जब आप पे कर रहे होंगे, वो प्रीपेड फॉर्म में अगर होंगे तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे, और जितनी कॉस्ट एक्सपायर्ड हो जाएगी जिसका बेनिफिट आपको मिल गया है, वो अदर एक्सपेंसेस की सूरत में इन दोनों जगहों से जमा हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो अभी तक आपको पता है, ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो आपने बनाई है कि जितनी कॉस्ट एक्सपायर्ड हो गई वो सारी इनकम स्टेटमेंट में आप ले जाते हैं, और जो कॉस्ट एक्सपायर्ड होने से बच गई, जिसका बेनिफिट्स मिलना आपको बाकी है, वो सारी की सारी चीज़ें बैलेंस शीट का पार्ट बन जाती हैं। तो ये तो आप, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद इट। अब हम आते हैं कि एक दूसरे अकाउंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई चीज़ बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिफरेंट एग्जांपल्स आपके गिर्द मौजूद हैं, लाइक कोका कोला बेवरेजेस पाकिस्तान के कोक। आप जो कोक पी रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो किसी प्रोसेस से गुजर कर बनी है और बनने के बाद आप तक पहुंची है। इसी तरीके से आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर जो बना बनाया आप खरीदते हैं, तो डेफिनेटली कहीं पर ये बना होगा। जहाँ बना होगा वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। ऑटोमोबाइल आप यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ बन रही हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोसेस है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद आपके घरों तक पहुँच रही है। इसी तरीके से आपकी जो डिफरेंट चीज़ें जो आपको घर में नज़र आ रही हैं, ये कहीं न कहीं आटा आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये आटा कहीं न कहीं बन रहा है, बड़ी-बड़ी फ्लोर मिल्स हैं, वहाँ पर बन रहा है। शुगर है, ये पूरी प्रोसेसिंग से गुज़रने के बाद आप तक आती है। तो डिफरेंट चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कंज़्यूम कर रहे हैं और जो आपके इर्द-गिर्द फैली हुई हैं, जो आप कपड़े जो आप इस्तेमाल करते हैं, डेफ़िनेटली ये कपड़े कहीं न कहीं बन रहे हैं, तो इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग से गुज़रने के बाद में फिर आप तक जब पहुँचता है, तो ट्रेडिंग के लिए आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ वो बन रहा होता है, वहाँ पर भी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनली अकाउंट्स हम बना रहे होते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, यहाँ क्या होता है। यहाँ सबसे पहले ये नहीं करते हैं बनी बनाई से। वहाँ तो ये था कि अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप बनी बनाई चीज़ें खरीद के अपना प्रॉफिट रखकर आगे बेच देंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल से फॉर एग्जांपल आपकी वुड वर्किंग का अगर कोई आपकी फैक्ट्री है, तो आप फर्नीचर बनाती है, तो सबसे पहले वो वुड खरीदेगी, ग्लू आ जाएगा उसके अंदर जो लगेगा। इसके अलावा फॉर्मिका है और डिफरेंट चीज़ें जो एक फर्नीचर को बनाने के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो आइटम्स होंगे, मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। अगर आप कोई ऑटोमोबाइल की अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल के लिए आपको चेसिस है, डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर लग रही हैं, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल है। तो वो रॉ मटेरियल फॉर्म आप एक्वायर्ड करेंगे पहले, तो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक इन हैंड आ जाएगा। अब ये रॉ मटेरियल का स्टॉक इन हैंड का मकसद है कि ये आपके पास रॉ मटेरियल आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल क्या होगा? ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल को हम देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल जितना भी लगेगा, इसको डायरेक्ट मटेरियल जिस जगह लगता है उसे वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखें, आपने अक्सर रोड्स के गिर्द जब आप जा रहे होते हैं तो आपको नज़र आएगा रोड पे जाते हुए कि कहीं वर्क इन प्रोसेस का एक बोर्ड आपको नज़र आता है, और अक्सर नज़र आएगा आप जब ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तो वर्क इन प्रोसेस से आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि इस रोड के ऊपर जो काम है वो अभी हो रहा है, इसलिए रास्ता जो है वो डाइवर्ट करके आपको किसी और सेंस से जाना है। तो वो जो वर्क इन प्रोसेस है उसका बड़ा सिंपल सा मकसद ये है कि उस पे अभी काम हो रहा है। तो इसी तरीके से ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब ये अगर मैं दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल्स में ले आता हूँ आपको, कि वुड वर्किंग का अगर कोई फैक्ट्री है, तो अगर लकड़ी आपने खरीदी है तो अभी कारपेंटर्स को उस पर काम करना बाकी है, और वो उस पर काम अगर कर रहे हैं तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर है ये सारा। तो अब क्या होगा? टेबल्स अगर बननी शुरू हो गई हैं, जितना भी उसको मटेरियल टेबल्स का था, तो उस पे अगर काम हो रहा है तो वर्क इन प्रोसेस है, तो डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा। इसको एक नाम हम देते हैं वर्क इन प्रोसेस का।
तो 2 नाम आपको याद हो गए, एक डायरेक्ट मटेरियल आपको याद हो गया, एक वर्क इन प्रोसेस याद हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग की और जो अनेक्स सर्विसेज होती हैं, क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने मटेरियल ले लिया, मटेरियल पर काम करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए है, क्योंकि लेबर नहीं होगी, ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स तो आपके पास हैं, लेकिन उन पार्ट्स को असेंबल्ड करना या उन पार्ट्स को मिलाने के बाद गाड़ी की शक्ल में लाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए और मशीन्स भी चाहिए आपको। इसी तरीके से वुड, अगर आपके पास लकड़ी है तो लकड़ी को फर्नीचर के शेप में लाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए और लेबर के अलावा आपको मशीन्स भी चाहिए, क्योंकि मशीन नहीं होंगी तो फिर लेबर क्या करेगी। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जाम्पल आप ले लें, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, इन कपड़ों के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कपड़े हो गए, कपड़ों के बाद आपको टेलर भी चाहिए कि टेलर जो है इन चीज़ों को सिएगा, उसके बाद आपको आपकी मशीन्स भी होंगी जिनसे फिर वो काम करेगी लेबर, उसके बाद ये फिनिश प्रोडक्ट जो है तैयार होकर आपके इस्तेमाल के लिए आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्वायर्ड क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर आपको लेबर भी चाहिए, तो वो जो लेबर है वो आ जाएगी डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं। डायरेक्ट लेबर तो ये हो गई, जैसे अगर हम फर्नीचर की एग्जांपल लें तो डायरेक्ट लेबर जो है कारपेंटर्स जितने भी हैं, उनको हेल्प करने वाले लोग हैं जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो डायरेक्ट लेबर हो गई। गिलू हो गया आपका, लेकिन ग्लू वगैरह के अलावा ये हुआ कि आपकी आपकी जो नेल्स हो गई, इसके अंदर वो सब चीज़ें लगेंगी, तो उसमें जो मटेरियल टाइप की जितनी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो सारे के सारे आपके कन्वर्ट होके किसमें, ये भी वर्क इन प्रोसेस का, क्योंकि अभी चीज़ तैयार नहीं हुई है इसलिए इसका पार्ट बन जाएंगे। इसमें कुछ इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, जैसे एक डायरेक्ट लेबर है, उसको उसकी सुपरवाइजर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आपने सुपरवाइजर्स रखे हुए हैं जो डायरेक्ट सुपरवाइज करते हैं। वो एक्चुअली एक्चुअली उस प्रोसेस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट पार्ट है। डायरेक्ट तो वो लोग हैं जो, जैसे किसी ऑटोमोबाइल, अगर आप कारखाने में, मशीन कंपनी में, आपको प्लांट में जाने का कभी इत्तेफाक हो तो वो जो डायरेक्टली तौर पे जो लाइंस पे खड़े हुए इन पार्ट्स को असेंबल्ड कर रहे हैं ऑटोमोबाइल की सूरत में, वो डायरेक्ट लेबर हो गई। लेकिन उस पर कुछ सुपरवाइजर्स भी हैं जो आकर देखते हैं कि जो एक्चुअली शेड्यूल बना था उस शेड्यूल के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। वो डायरेक्ट अपने हाथों से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुपरवाइजरी नेचर के लोग हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग की ज़बान में तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे जिनका उस प्रोडक्ट के अंदर वो लग तो रही हैं चीज़ें, लेकिन वो अपेरेंटली आपको नज़र नहीं आ रही हैं, तो उसको फिर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएंगी सर्विसेज आपकी, एक डायरेक्ट हो जाएंगी, एक इनडायरेक्ट हो जाएंगी। जो डायरेक्ट होंगी वो आपने देखा वर्क इन प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट चली जाएंगी, और इसको ये भी वर्क इन प्रोसेस में जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक नाम और हो जाता है जिसको हम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और इसका एक नाम और भी है, इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर पहले असेंबल्ड हो जाती हैं। तो एक डायरेक्ट लेबर आपने देख ली, एक डायरेक्ट मटेरियल आपने देखा, और एक आपने देखा कि इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं जो लगेंगे तो उसी प्रोडक्ट में, लेकिन ये इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है, तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह देते हैं। तो वो भी देखें दोबारा जाके वर्क इन प्रोसेस में ही चला जाएगा, तो ये वर्क इन प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, अब ये फिक्स एसेट्स क्योंकि आपको पता है मशीन भी चाहिए, तो ये मटेरियल होगा, ये लेबर हो गई, और ये आपके फिक्स एसेट्स हो गए जो मशीनरी की टाइप में है। तो मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मैन हो गया, और उसके बाद मशीन्स आपकी हो गई। तो ये तीन भी आप याद रख सकते हैं कि मैन मटेरियल आपको चाहिए, फिर मैन पावर आपको चाहिए, और फिर मशीनरीज आपको चाहिए। तो मशीनरीज आपको पता है जब अपना बेनिफिट्स आपको देती हैं, जो डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, तो जितना वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये क्योंकि मशीनरीज डायरेक्ट ये आपने ली ही इसलिए हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके इसी प्रोसेस में चली जाएंगी कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी इनडायरेक्ट होंगी। ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे इसका पार्ट लग रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्टली तौर पे, जैसे देखें अब आपका आपकी जो पावर है, इसके अंदर जो फैक्ट्री आप चला रहे हैं, इसमें आपको यूटिलिटी भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आपके आएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी डायरेक्ट, अगर वो नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी तो ये आपका प्रोसेस ही नहीं चलेगा।
तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे, आपके पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये भी देखें कनेक्ट होकर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, और ये फिर चार्ज हो जाएगा। चार्ज टू माने इसको भी हम चार्ज कर देंगे वर्क इन प्रोसेस के अंदर। तो वर्क इन प्रोसेस देखें किस तरीके से बना, तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल था, मटेरियल के बाद लेबर, और लेबर के बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये तीन पार्ट्स मिलके वर्क इन प्रोसेस में गई। जब इस पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिनिश गुड्स की सूरत में आ गया, फर्नीचर की सूरत में आ गया, ऑटोमोबाइल की सूरत में आ गया, आपके क्लॉथ्स की सूरत के अंदर आ गया, आप घर में जो फ्लोर इस्तेमाल आटा इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी सूरत में आ गया, जो डिफरेंट आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं अपने घर के अंदर, ये सारी फिनिश स्टॉक कहलाती हैं। और जब इसको बेच देंगे तो फिर क्या होगा, इसके अलावा भी देखें कंपनी के अंदर और भी कॉस्ट होती हैं, वो डायरेक्टली तौर पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग से तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हो गई कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे भी आपकी प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर ये सब नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस माल को बेचना भी है आपको, तो ये भी होगा, लेकिन हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर नहीं डालेंगे, इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये फिनिश गुड्स को जब बेचेंगे तो ये सेल्स बन जाएगी, सेल्स के बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट, और जितने भी ये अदर एक्सपेंसेस हैं सारे, जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको हम लेकर आएंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है लिटिल बिट डिफरेंट, और डिफरेंट वो किस तरीके से है कि हम नॉर्मली जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, उसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास वो माल होता है जो बिक रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक, हम स्टॉक की बात करते हैं, तो स्टॉक हमारे पास होता है, परचेजेज हमारे पास होती है, ये फिर उसके बाद स्टॉक अगर बिकने से बच जाता है तो स्टॉक एंडिंग या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का भी नाम दे देते हैं एंडिंग। तो ये इस किस्म के वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर रहे हैं तो अब अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ लफ्ज़ों का आप इजाफा करें। वो लफ्ज़ कौन कौन से हैं जो आपको सीखने हैं, आपको याद करने हैं। रॉ मटेरियल को आप याद करें, और देखिए आई गिव यू मैनी एग्जांपल्स जो आपको हेल्प आउट करेंगी कि रॉ मटेरियल का मकसद है वो मटेरियल जो आप खरीद रहे हैं, और उसको आप अपने जहन में आसानी के लिए देखें, वो चीज़ें आप अपने जहन में लेकर आएँ कि जो जो आपको नज़र आ रही है। फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है, फर्नीचर के अंदर लकड़ी आपको नज़र आ रही है, तो आप उसको जहन के अंदर रखें कि यार रॉ मटेरियल का मकसद है कि सिंपल समझने के लिए कि लकड़ी जो है रॉ मटेरियल है, इस पे कारपेंटर जो काम करेगा वो लेबर हो गई, इस पे और भी इसको बनाने के अंदर और भी चीज़ें लग रही हैं, मशीन भी लगेगी, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसमें चला जाएगा, इसके अंदर पावर एंड यूटिलिटी भी लग रही है, तो वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। तो रॉ मटेरियल आपको याद रखना है, आपको डायरेक्ट लेबर याद रखनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और या फैक्ट्री ओवरहेड, ये टर्मिनोलॉजी याद करनी है। अब इसके अंदर आपको क्या होगा, 6 किस्म की इन्वेंट्रीज मिलेंगी। रॉ मटेरियल ओपनिंग भी मिलेगा, रॉ मटेरियल में ओपनिंग भी मिलेगा आपको, एंडिंग भी मिलेगा। तो ये एक नई चीज हो गई आपके लिए कि रॉ मटेरियल ओपनिंग एंडिंग क्यों, अगर पहला साल है आपकी मैन्युफैक्चरिंग का तो ओपनिंग नहीं होगा, आप जो माल खरीदेंगे वो रॉ मटेरियल है, उसमें से जो बच जाएगा इस्तेमाल होने से वो एंडिंग कहलाएगा। इसी तरीके से WIP, वर्क इन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर भी आपको ओपनिंग मिलेगा और एंडिंग। एंडिंग माने कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो आप काम कर रहे हैं वो सारे का सारा आपका उसी पीरियड में बन जाए। कुछ माल ऐसा होगा जो अभी बन रहा है और तैयार नहीं हुआ है, तो उसको आप एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कह देंगे, और वही एंडिंग वर्क इन प्रोसेस अगले साल के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। तो ये आपको जहन में रखना है कि रॉ मटेरियल ओपनिंग भी हो सकता है, रॉ मटेरियल एंडिंग भी हो सकता है, WIP वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी हो सकता है, और WIP वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी हो सकता है। इसी तरीके से जो फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स आपका ओपनिंग भी होगा और फिनिश गुड्स आपका एंडिंग भी होगा। तो ये आपको जहन में रखना है कि फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग का मकसद है जो माल बन के, अगर आपका पहला साल है कि जो माल बचेगा, जो माल बनेगा आपका तैयार होगा, उसमें कुछ बिक जाएगा और कुछ बच जाएगा, जो बच जाएगा वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगा, और वही अगले साल के अंदर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग कहलाएगा। तो ये 3 किस्म के इन्वेंट्रीज हैं अभी तक जो आपने पढ़ा।
ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आपने सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री पढ़ी थी और वो सिंपल थी, ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए आपकी टर्मिनोलॉजी के अंदर चीजें शामिल हो गई कि एक तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, एंडिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इसके बाद आप अपने जहन के अंदर रखें कि अनएक्सपायर्ड सर्विसेज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, उसमें डायरेक्ट लेबर हो सकती है, तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल इन दोनों को शामिल कर लेंगे, ये भी वर्क इन प्रोसेस में चली जाएगी। और तीसरी आपको टर्म्स याद करनी है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रखिएगा। इसको हम जरा डिटेल से भी मैं आपको और समझाऊंगा कि कौन कौन सी कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट बनती है, तो इसको हम डिटेल से देख लेंगे। लेकिन आज समझने के लिए आप ये रखें कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक वो हो जाते हैं, और इनडायरेक्ट जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जिसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है मशीनरी एंड इक्विपमेंट का, ये सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड इसे कहते हैं। तो कोई भी वर्क इन प्रोसेस जो है, वर्क इन प्रोसेस के अंदर तीन चीज़ें जमा होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल शामिल होता है, जैसे हमने देखा ये डायरेक्ट मटेरियल देखें यहाँ आ गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इन तीनों को मिलाते हैं तो वर्क इन प्रोसेस बनेगा, और फिर ये तैयार हो जाएगा तो ये फिनिश गुड्स बनेगा। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जाते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, लेकिन ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जहन में रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट जो चीजें बनेंगी वो तीन चीजें बनेंगी। वो कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और अल्लाह आपका भला करे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ये तीन चीज़ें आपका पार्ट बन जाएंगी। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों डिफरेंट होती है, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जितनी भी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं ताकि उनको पता चले कि उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है एक्चुअली वो कितनी आई है। और दे डिफर फ्रॉम ए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग कंपनी जो होती है उसका बड़ा सिंपल बनता है, उसका तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें परचेजेस को जमा करेंगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगा, उसके अंदर से माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे होंगे तो ये एक डिफरेंस आपने देखा कि जो आपका ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होपफुली आपकी समझ में आई होगी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो वे फॉरवर्ड होती है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन किस शक्ल में चाहिए, डे टू डे बेसिस पे जो डिसीज़न मेकिंग कर रहे होते हैं उसमें मैनेजमेंट आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मांगती है, दे रिक्वायर मैनी थिंग, और उन्हें मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनल यूज़ के लिए बनाते हैं, मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं, और वो फिर हम पढ़ेंगे। उसकी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज के जो दौर है इसके अंदर इट इज़ आई मीन टू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर जो है आपको जो अकाउंटेंट हैं वो उनके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म का एक टूल है कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो किस किस शेप में हो सकती है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाएंगे। आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है कि आप ये चंद टर्मिनोलॉजीज़ अपने जहन के अंदर रखें कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस किसे कहते हैं, फिनिश गुड्स क्या होती है। तो नेक्स्ट के अंदर फिर हम ये करेंगे कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम इसकी करेंगे और जो कंसेप्ट हमने यहाँ सीखे हैं उसको हम प्रैक्टिकली वहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है और हमें क्या करना है इसके अंदर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ओ लेवल अकाउंटिंग की बड़ी अच्छी किस्म की वीडियोस हैं। इसमें बैड डेट्स हो गया, मल्टीपल एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने करवाए हैं। इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी उसके अंदर लेक्चर्स काफ़ी डिटेल से हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेंगे। वो लोग जो मुस्तकिल देख रहे हैं वीडियोस उनके लिए तो बड़ा यूज़फुल है,
और जो बच्चे अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं खास तौर पर बता रहा था कि अगर हो तो वो क्रैशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद इसको देखें तो उनकी समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और क्रैशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें इसके ऊपर।